बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये अब एक तारीखी बैकग्राउंड है इस सारी तहरीक का जो हिंदुस्तान में आई हुई है। हमारा मीडिया कह रहा है कि भारत की सरजमीन पे आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये हम ऐसी बातें करते हैं कि वक्तन हंसी रुक नहीं सकती, ऐसे बेवकूफ है। अच्छा, हालांकि यहाँ पे तो सोशल मीडिया कह रहा है कि आसिम मुनीर का इक़्तिदार 1 घंटे का जो उसका मुद्दत है 1 घंटे के अंदर हो जाने वाला है। आप इस बात को छोड़ें, हम बिल्कुल देखें कि क्या हुआ है और क्या होगा। सियासी तजिया निगारों का काम भी ये होता है कि वो मुस्तकबिल के बारे में भी कुछ बताए। अब ये जो रिसेंट हुआ है इंडिया में, इसका आगाज हुआ है दुनिया के सबसे छोटा मुल्क श्रीलंका। वहां उन्होंने सदर वजीर आजम को निकाल दिया नौजवानों की तहरीक ने। फिर नेपाल से भी उन्होंने निकाल दिया। वो भी यही तंजीम थी, उनको वहां के काकरोच कह लें। फिर बांग्लादेश में उन्होंने हसीना को उतार के फेंक दिया और ऐसा फेंका कि पूरी बांग्लादेश की वो उन्होंने जोग्राफिया भी बदलने को जाने को तैयार हो गए हैं। तो वो, लेकिन उसका एक बैकग्राउंड भी था बांग्लादेश का। अब वो इंडिया के अंदर उन्होंने कर दिया है और एक वजीर आजम मोदी से जो बड़ा मजबूत बनता है, 56 इंच का सीना है, कोई आके दिखाए तो 12 साल का इक़्तिदार, उसकी चूल्हे हिल गई है। देखिए, ये अगर इसको देखें कि नौजवान पूरी जब से इंसान आया है, नौजवान ही इनकलाब लाते हैं। पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं थी, पर 12 नौजवानों ने दुनिया की तारीख को बदला है। अभी ये 60s का एंड था, उस वक्त तहरीकें चली, उससे मुतासर हुई पूरी दुनिया। फिर रूस का भी उनके पीछे सपोर्ट थी। चाइना की हुकूमत भी बदल चुकी थी, इनकलाब आ चुका था, चाइना भी आज़ाद हो गया। ये अर्ली 50s हमारे साथ ही आज़ाद हुआ। तो उसमें मौजूद आ गया। तो फिर ये समझा गया कि ये लेफ्ट की तहरीकें हैं। इंडोनेशिया में कितनी आबादी हुई उसकी? 28 करोड़। अभी 28 करोड़ है। ये 40 करोड़ का मुल्क था। कुछ मुल्क उसे कुछ अलग भी किए गए। तो बहरहाल इंडोनेशिया जो है, वहाँ एक बहुत तहरीक चली और ये बंडूंग कॉन्फ्रेंस से फौरन बाद इंडोनेशिया का सदर से स्वीकार लो
उनको उठा के फेंक दिया गया, फिर सुहार्तो आ गया, फिर बाद में कोई और आते रहे। वहां से कामी और कापी का फिर वो भी श्रीलंका में भी उसके साथ थे, हम सब भी असरात थे। यहाँ हमारी आके हम एशिया को सब्ज कर रहे थे और हमारे दूसरे तालिब इल्म उसको सुर्ख कर रहे थे। ये नारे होते थे, एशिया सुर्ख है, एशिया सब्ज है। तो यहाँ तफरीक डाल दी गई, लेकिन इसमें भी तकरीबन इसकी जान भी निकाल दी गई। हमने उस तहरीक को आगे बढ़ाया, मैं उसी का अपने आप को सुर्खैर समझता हूँ। और फिर हमने एमएनए से जुल्फ़िकार भुट्टो साहब से, उनके एमएनए से इस्तीफे लेने शुरू कर दिए। लाहौर के अंदर मैंने 4 एमएनए से मैंने उन्हें कहा कि भाई अपना इस्तीफा मुझे दो और घर आके दो, मेरे दफ्तर में आके दो। उनमें से एक सलाहुद्दीन सल्ली थे, जो कैद आज़म अल्लामा इकबाल के तो दामाद थे। वो मुनीरा के घर वाले थे और मुनीरा अल्लामा इकबाल की बेटी अभी तक जिंदा है। इनके खावन थे, जोरदार बड़े लोग थे। इस तरह दूसरे वहां से अख्तर साहब थे। ये 3-4 उन्होंने दे दिए इस्तीफे। सरदार अहमद अली भी थे, खसूस साथ था लाहौर के, तो उन्होंने इस्तीफे दे दिए। तो वो एक बाद में ज़िया-उल-हक साहब ने वो जो नौजवानों की उभरती ताकत थी उसको मार्शल लॉ के जरिए उन्होंने क्रश कर दिया। ये हमारे जो अजीम साहब के बेटे जो अभी जमीयत के ये भी देखो यार, कभी डेथ हुई है ना जमात इस्लामी के सेक्रेटरी की। तो इनको उन्होंने कहा कि कोई अजीम हो या आज़ाब हो, इन्हें क्रश कर दिया पूरी जमीयत को भी। लेफ्ट की तंजीमें भी यहाँ दम तोड़ चुकी थी। अब वो तो ये और वक्त गुजरा मार्शल लॉ का। अब फिर आके ये कहना कि ये पाकिस्तान के नौजवान अलग रहेंगे। आज सारे चैनल कह रहे हैं कि इंडिया की इस तब्दीली का असर पाकिस्तान पे होगा। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने तो कल कहा था कि ये होगा लाजमी। ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीनों के अंदर आप उसके असर देखेंगे। मैं आसिम मुनीर को जानना पड़ेगा। पूरी फौज का ये रोल जो है वो खत्म होता है, क्योंकि ये हुकूमतों में बैठ बैठ के हमारी जो फौज है वो फाइटिंग फोर्स नहीं रही, वो रूलिंग फोर्स, रूलिंग आर्मी बन चुकी है। ये इसके तरीके शरायत हैं। ये रूलिंग आर्मी है और रूलिंग आर्मी जो है वो किसी का मुकाबला नहीं करती। उसको एक कोई भड़क लगा दे वो ढेर हो जाती है, अस्सी दे के भाग जाते हैं।
یہ لائن شیئر اسے کہا تھا پیپر لائن، موضوع تم نے پیپر لائن. تو یہی تحریکیں اس وقت اتنی زوردار تھی. چیگویرا جو ہے، چیگویرا کا کون سا پوری ہلا کے رکھ دیا اس نے ساؤتھ کو امریکہ کے خلاف. اس کو بھی مار دیا انہوں نے. مارنے سے تحریکیں ختم تو نہیں ہوتی نا، کچھ حد سے خاموشی ہو جاتی ہے پھر نکل آتی ہے. کیوبا کا کاسٹرو ہو، جو بھی آپ کے سامنے، شاویز ہو، کوئی آمدی نژاد ہو، کوئی ابھرتے جاتے ہیں. یہاں آ کے تحریکیں ہمارے یہاں مذہبی زیادہ ہو جاتی ہیں. یہاں بھی انہوں نے اس کو ہندوتوا کے اندر مذہبی بنا دیا تھا، وہ ٹوٹ گئی. ادھر انہوں نے طالبان کو بنا دیا، داعش کو بنا دیا. پورے جگہ پہ دیکھیں کہ شان میں بھی جو حکومت تو آگے ہو سکتا، وہ کہتے ہیں داعش نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی کل کیا ہوگا ذرا ٹھہر جایا کیجیے. لیکن یہ تبدیلیاں وہاں پہ بھی آ چکی ہیں جہاں کبھی سوچا بھی نہیں تھا. امریکہ کے اندر کبھی آپ نے سوچا تھا؟ وہاں بھی یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ پہلے انہوں نے ڈیموکریٹس بنا لیا، برطانیہ نے بھی انہوں نے جمہوری سوچ رکھنے والے دوسرے. تو اس لیے یہ تبدیلیوں کا عمل دنیا کے اندر کبھی رکا نہیں ہے. اور اس کی زد میں ہے عاصم منیر اور پاکستان کی افواج. پاکستان انڈیا سے جیت سکتے ہیں، اپنی قوم سے نہیں جیت سکتے آپ. تو یہ جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے اس کا وہاں پہ بھی ہوگا، اس کے ریپرکشن یہاں پہ بھی ہوں گے. تو ہمیں اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے. یہاں تو تبدیلی آ چکی ہے، اس کو روک کوئی نہیں سکتا. اب اس میں یہ کہتے ہیں جی عمران خان نہیں آئے گا، تبدیلی تو آ جائے گی، عمران خان نہیں آ جائے گا. مجھے کل ایک دو آدمیوں نے کہا ہے، میں نے کہا بھائی عمران کیوں نہیں آئے گا؟ وہ تو ان تبدیلیوں کا اس وقت وہ آگے بڑھ کر اس کی قیادت کر رہا ہے. وہ نوجوانوں کو اکساتا رہا ہے کہ لڑو ان سے. اس کو آپ سمجھتے وہ اب ختم ہو گیا ہے. وہ جب تک جیل میں بیٹھا ہے، اس کے جیل میں بیٹھا رہنا آپ کے لیے عذاب ہے. یہ تو باقی تو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے نا. میں بھی بیٹھا ہوں، دوسرا سانس نہ آئے، میرا وعدہ ہی تھا چلا جاؤں گا. عمران کو بھی اگر موت آ جائے تو مر جائے گا، لیکن وہ عمران جو اب قیادت کر رہا ہے ان فورسز کی بھی، وہ نہیں مرے گا. سر تھوڑا سا مشکل ہے، مضمون، لیکن جو نوجوان یہ کردار ادا کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے. انقلاب کا آنا آسان ہو چکا ہے. انقلاب آپ کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے کہ میں آ چکا ہوں، اور انقلاب آ چکا ہے.